Started na recording started na? Yes. Okay sir. Okay, again good evening to all of you sir. तो कॉर्पोरेट लॉ में आज ना आप लोगों के साथ मैं मीटिंग रिलेटेड जो डिस्कशन चल रहा था, कंपनी मीटिंग रिलेटेड, उसी डिस्कशन को थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा सर। मैं थोड़ा सा उसी के अंदर प्रोसीड करूंगा। थोड़ा और कुछ डिटेल्स हैं जो मैं लास्ट वीक नहीं कर पाया था, उसको बात करूंगा सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक स्क्रीन शेयर है। हाँ सर। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है कॉर्पोरेट लॉ में, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं ना, कंपनी मीटिंग रिलेटेड मैटर में डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट है सर, बिजनेस फेनोमेना भी बोल सकते हो, जिसमें हर साल इसको रखना पड़ता है और एज पर नीड भी कंपनी को करना पड़ता है। बट कंपनी का मीटिंग कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, क्योंकि ये काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट का मैटर है सर इसमें। क्योंकि एक कंपनी जब मीटिंग करता है तो उसमें सिर्फ कंपनी का ही बेनिफिट नहीं है सर, कंपनी के आउटसाइडर्स, कंपनी के इनसाइडर्स, ठीक है, सभी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है एक बिजनेस को डेवलप करने में। तो इसलिए कंपनी मीटिंग रिलेटेड सारे मैटर को ना लॉ बहुत ही प्यार से आप लोगों को समझाते हैं कि भाई समझा करो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली, एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट को भी बोलते हैं। जो लोग लॉयर होते हैं उनको भी बोलते हैं कि भाई आप लोग अच्छे से समझो, जानो इसको, फिर रियल लाइफ में इसको अप्लाई करो। तो कॉर्पोरेट मैटर्स में इसीलिए ये मीटिंग वगैरह के चक्कर में काफी सारा खेल बदल जाते हैं। अगर मीटिंग में एक छोटा सा इधर उधर हो जाए, एक डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इट्स रियली इम्पैक्ट बहुत होता है इसका। तो हम लोग ना लास्ट क्लास में, मुझे याद है, मैं आप लोगों को प्री रिक्विजिट्स, मीटिंग का प्री रिक्विजिट्स के बारे में बातचीत किया था। जैसे कोरम के बारे में डिस्कशन हुआ था, चेयरमैन के बारे में डिस्कशन हुआ था, वोटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज मैं थोड़ा सा ना रेजोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। कि सर कंपनी में जब मीटिंग होता है तो उसमें रेजोल्यूशन जो लिया जाता है, उस रेजोल्यूशंस के बारे में थोड़ा बात करूँ, ठीक है। तो कितना तरह का रेजोल्यूशंस है, कैसे रेजोल्यूशंस पास होते हैं, रेजोल्यूशंस पास हो जाए तो क्या ऐसा हो जाता है सर। कंपनी मीटिंग में जब भी कोई एजेंडा डिस्कशन होता है, तो उस एजेंडा अगर रेजोल्यूशन में पास हो जाता है, तो फिर इसमें इम्पैक्ट क्या होता है उसका, और उसका इम्पैक्ट जानने में क्या फायदा है लोगों को। और एज ए कंपनी लॉयर या फिर एज ए कंपनी लॉ के स्टूडेंट होने के नाते हमें इसको जान के क्या फायदा है सर, ठीक है। सर ऑब्वियसली फायदा तो बहुत है, ठीक है। तो यही फायदा हो या जो भी ना हो जानना तो पड़ेगा। तो चलो सर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रिजोल्यूशंस, ठीक है, आज का मेन डिस्कशन है रिजोल्यूशंस। मैं आप लोगों को वोटिंग के बारे में भी लास्ट क्लास में बातचीत किया था। इवन वोट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाया था, ठीक है सर। मौका मिलने पर और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिजोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन याद रखना जरूरी है सर, बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन भी बहुत जरूरी है। पोस्टल बैलेट, ये तो वोटिंग हो गया। पासिंग भी, डेट ऑफ रेजोल्यूशंस, एक सेकेंड। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 108। इसके बाद ही तो था सर, कहाँ चला गया पॉइंट्स। फंक्शन ऑफ स्क्रूटिनाइजर, रोल ऑफ चेयरमैन, एक्सेस टू डिटेल्स, रिजल्ट्स ऑन वेबसाइट्स, डिमांड फॉर पोल, यस हम लोग ये सब बात किए थे। पोस्टल बैलेट 110 डिस्कशन किए थे सर। Does the counting happen? Okay. Circulations of members resolution section 111.
लेकिन सर्कुलेशन एंड representations of the president to governors in meeting, ये भी एक important points है 111. Yes, difference between motions and resolutions, very important part. चलो मैं एक्चुअली यही वाला पॉइंट में ढूंढ रहा था, थोड़ा आगे पीछे हो गया. ओके, स्क्रीन शेयर है ना? बिल्कुल. तो देखो, जब कोई मीटिंग होता है ना, उसमें दो तरह का रेजोल्यूशन होता है सर. ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. आप लोगों को दिख रहा होगा. हाँ सर, स्क्रीन स्क्रीन में दिख रहा है ना सबको? प्लीज टेल मी सर. हाँ सर, সবাই দেখতে পাচ্ছে তো? बोलो सर. Yes, sir. ओके सर. देखो, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल. नाउ क्वेश्चन इज सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस क्या होता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, और ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशंस में डिफरेंस भी क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ना ये समझना पड़ेगा कि रेजोल्यूशंस क्या होता है इन सिंपल. जैसे देखो, अभी जनवरी आएगा, हम लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं. सिमिलरली कंपनी अपने बिजनेस मैटर में रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई पहले हम लोग ऐसे ऐसे करके चलते थे, अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप में चलेंगे, या फिर सिमिलर टाइप में थोड़ा और टारगेट बूस्ट करेंगे. तो एक किसी ना किसी इंपॉर्टेंट मैटर में डिसीजन लेना, ठीक है, कि ऐसा ही करना पड़ेगा. रेजोल्यूशन, ठीक है, एक कसम खाने जैसा. ठीक है, रेजोल्यूशन लेना एक कसम खाने जैसा कि हम लोग अपना सिस्टम को नहीं बदलेंगे, इसी सिस्टम पे चलेंगे. तो ये कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं है. जैसे क्या कहते हैं सर, मोस्ट मैटर्स कम बिफोर अ मीटिंग बाय वे ऑफ मोशन recommending that the meeting may express approval or disapproval or take certain action or order something to be done. ठीक है, माने मोशंस और रेजोल्यूशंस, माने मोशन माने जो चल रहा है मीटिंग में. मोस्ट मैटर्स केम बिफोर अ मीटिंग, मीटिंग चलते चलते जो भी मैटर सामने आते हैं माने मीटिंग के दौरान, तो उसको मोशन कहते हैं. सिंपल बात है, मोस्ट मैटर्स कम बिफोर अ मीटिंग बाय वे ऑफ अ मोशन रिकमेंडिंग दैट द मीटिंग में एक्सप्रेस अप्रूवल और डिसअप्रूवल. मीटिंग उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर मोशन को सर्टेन एक्शन ले सकते हैं, ऑर्डर समथिंग टू बी डन, उसके बारे में कुछ करने के लिए बोल भी सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं. अब मोशन इज अ प्रपोजल, मोशन एक प्रपोजल की तरह है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना, समथिंग. बट रेजोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ इमोशन. माने मोशन को डिस्कशन में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो मोशन का मैटर है. मैंने जब जैसे कोर्ट में भी ये वर्ड यूज होता है कि मोशन क्या कहते हैं, तो मोशन इज ए प्रपोजल. मोशन का दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल. मोशन माने प्रपोजल, कि मैं, हमें लगता है सर ऐसा करना चाहिए, हमें लगता है सर ऐसा करना चाहिए. अब उस मैटर को डिस्कस करना, ठीक है, वो हो गया मोशन का अप्रूवल करना कि हाँ इसने अच्छा पॉइंट रखा, इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोशन को एडप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये रिजोल्यूशन होता है सर. तो ये मोशन इज ए प्रपोजल एंड रिजोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ मोशंस ड्यूली मेड एंड सेकेंडेड. बट एवरी मोशन नीड नॉट बी फॉलोड बाय रेजोल्यूशन. जरूरी नहीं कि हर मोशन के बाद रेजोल्यूशन होगा, माने हर एक मोशन रेजोल्यूशन में बदलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. हो भी सकता है, ना भी हो सकता है. And where a motion is made for the adjournment of the meeting, as where a motion is made for the adjournment, motion ये कहा जा रहा है मीटिंग में कि मीटिंग का एडजर्न किया जाता है, तो इसमें क्या रेजोल्यूशन हो. A motion whether it is passed for the closure of discussion or adjournment can be passed by an ordinary resolution. यानी मोशन क्या बोल रही है कि भाई हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे या फिर एडजॉर्न करेंगे. माने क्लोजर ऑफ डिस्कशन माने डिस्कशन नहीं, बस हुआ बहुत हुआ, इसको कंप्लीट करते हैं. एडजॉर्नमेंट माने आज नहीं, किसी दूसरे तारीख पे, तारीख पे तारीख. ठीक है, सनी देओल का अगर भूत किसी के अंदर आ जाते हैं, वो क्या करता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माने क्या, एडजॉर्न हो जा रहे हैं, डेट बढ़ जा रहा है, इंडियन कोर्ट में जैसे होते हैं. तो चिल्लाते हैं ना सनी देओल अपने हिंदी मूवी में, आप लोग, ये बड़ा वायरल होता है आजकल भी. पुरानी मूवी है सनी देओल वाला, उसमें बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. तो वही एडजर्नमेंट. ठीक है, मीटिंग बार बार, आज नहीं फिर से डिसीजन होगा, आज नहीं फिर से डिसीजन होगा, इसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा. तो मोशन वेदर इट इज पास्ड फॉर द क्लोजर ऑफ डिस्कशन और एडजर्नमेंट एक्सेट्रा कैन बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द आर्टिकल. तो इस तरह से हम लोग किसी भी मोशंस को बेसिक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास करा सकते हैं. एज पर कंपनीज एक्ट 2013, रेजोल्यूशंस का दो टाइप्स है, जिसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. सर इन सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस क्या होता है,
जो एक सिंपल मेजोरिटी में हो सकता है। माने मानो एक कंपनी में 1000 मेंबर है, अब 1000 मेंबर अगर 500-500 में बांट जाता है, 50-50 में बांट जाएगा, एक 500 मेंबर किसी चीज के फेवर में बात कर रहे हैं, फेवर में वोट दे रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो फिर ये टाई ब्रेकर हो गया ना, टाई हो गया। अब इसको ब्रेक करना है, तो अगर मानो एक तरफ थोड़ा सा माने 50% से थोड़ा ज्यादा, टोटल काउंटिंग मेंबर कितना है 1000, अब 1000 मेंबर में से अगर 501 एक तरफ आ जाता है और 499 एक तरफ आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी जिस तरह को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराने के लिए चाहिए होता है, जब रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी टाइप का हो, जैसे मीटिंग एडजर्न होगा, ठीक है, मीटिंग को क्लोज करना है, इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास किया जा सकता है। एक्चुअली जब कोई मैटर डिस्कशन होता है, अगर मैटर में गहराई ना हो, डेप्थ ना हो, उतना भी इंपॉर्टेंस ना हो, मे भी हम लोग उसको ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में मैटर स्पेशल हो जाए तो उसमें 75% मेजोरिटी चाहिए होता है। मैंने 1000 मेंबर में से स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में फेवर में अगर 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 कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है ना सर, तो कम से कम 1000 में से 750 को मेंबर को एक तरफ होना पड़ेगा, फेवर में होना पड़ेगा, भले ही 250 अगेंस्ट में क्यों ना खड़े हो जाए। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना हो तो आपको इतना मेहनत करना है, 75%, यानी 3/4 मेजोरिटी लाना है सर। तब जाके हम बोलेंगे कि ये रेजोल्यूशन स्पेशल है। मैंने बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए जरूरी है, ये रेजोल्यूशन स्पेशल नहीं है। रेजोल्यूशंस के स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए 75% वोट पाना जरूरी है फेवर में, तब जाके वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज उसको अभी रद्द किया जाएगा। आशा करता हूँ कि बेसिक बात तो समझ में आ रहा है। अब जैसे आपको इसका बहुत सारा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अगर आप ऑनलाइन में भी थोड़ा सा गूगल भी करोगे ना, तो गूगल भी आपको दिखाएगा कंपनी मीटिंग रेजोल्यूशन। देखते हैं सर हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। कोई न्यूज चाहिए, मैं एक्चुअली मैं ओरिजिनल वाला दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, हमें न्यूज चाहिए। आ, देखते हैं सर, ऐसे मेरे पास पुराना वाला है, मैं चाहता हूँ कि कुछ नया वाला दिखा दो आप लोगों को। ये देखो, अच्छा चलो एक एक न्यूज तो मिला है सर, मिंट पे मुझे एक न्यूज मिला है 2023 26 सितंबर, 2 महीना पुराना न्यूज है। पर सर हमें नया पुराना से क्या है, क्या बता रहा है सर, बता रहा है कि 3 चिल्ड्रन ऑफ बिलियनियर मुकेश अंबानी, आकाश, ईशा एंड अनंत would not be issued a salary by Reliance Industries, but they would be eligible for a fee to be paid for attending the board and committee meetings stated a resolution issued by the company। ठीक है, इन लोगों को ये लोग सैलरी नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये लोग कंपनी में काम करते हैं, ऑब्वियसली बिजनेसमैन है सर, बट काम करते हैं, उनका भी कुछ पोस्ट है। हर मतलब हर एक बच्चा रिलायंस में कोई ना कोई पोस्ट होल्ड करता है, चाहे आकाश हो चाहे ईशा हो, ठीक है, चाहे ये बीच वाला का नाम क्या है सर, अनंत, ठीक है, आकाश अनंत ईशा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट वो लोग रेजोल्यूशन इशू किया है कंपनी की तरफ से, स्टेटेड रेजोल्यूशन इशूड बाय द कंपनी। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करा के बोला कि ऐसा है, रेजोल्यूशन वाज मूव टू सीक नॉट फ्रॉम द शेयर होल्डर। अच्छा, ये रेजोल्यूशन के लिए शेयर होल्डर का भी नॉट दिया फॉर देयर अपॉइंटमेंट टू द कंपनीज बोर्ड। The plan to nominate the trio considered as the next generation leaders of the oil to telecom conglomerate as members of the board was announced at Reliance annual general meeting held last month। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में इस तरह का डिसीजन लिया गया। ये बड़ा सिंपल था, बड़ा मजाक मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। रिलायंस इज नाउ सेंड आउट पोस्टल बैलेट। अब रिलायंस क्या करता है, पोस्टल बैलेट शेयर किया शेयर होल्डर्स को, सीकिंग ए नॉट फॉर देयर अपॉइंटमेंट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैंने उन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए। ठीक है, तो दे शैल बी पेड रेमुनरेशंस बाय वे ऑफ फी फॉर अटेंडिंग मीटिंग। ठीक है, अगर वो लोग क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे तो मीटिंग में आएंगे तो उनको फी देना पड़ता है कंपनी की तरफ से। दे शैल बी पेड रेमुनरेशंस बाय वे ऑफ फी फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कमिटीज thereof for any other meeting as may be decided by the board। Reimbursement of the expense for participating in the board and other meetings and profit related commission the notice said। ठीक है, तो इस तरह का बात किया। अंबानी
जो चेयरमैन है मीटिंग का, ठीक है, अंबानी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस ड्रू अ नील सैलरी। एक्चुअली मुकेश अंबानी कोई सैलरी नहीं लेता सर, जरूरत क्या है, हाँ दैट्स ट्रू। बट सर अगर वो सैलरी लेगा तो शायद अपनी सैलरी, मानो अगर अगर मुकेश अंबानी अपना सैलरी मानो कि एनुअली 1 करोड़ का सैलरी उठाते हैं, तो उस 1 करोड़ में कंपनी अपना कुछ लोगों को काम पे रख सकता है ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। वैल्यूएशन जितना है शेयर के वैल्यूएशन से ही उनका निकल जाता है सर, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर का फी निकाल के भी ये लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी थिंग, ठीक है, काफी, क्योंकि बिजनेस ही उनका है। लेकिन सैलरी ना लेना ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन इसलिए है क्योंकि अगर मतलब मुकेश अंबानी का भी सैलरी अगर मानो 1 करोड़ है, अब निखिल या हितल जो भी है इनका भी सैलरी मानो, कजिन्स भी है कुछ, इनको भी अगर मानो 50 लाख 60 लाख का एनुअल पैकेज में रखा जाता है, तो ऑब्वियसली कंपनी उस पैसे में किसी और को हायर कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैंने एटीट्यूड है ना। जैसे हमारे घर में क्या होता है, आप लोग इस चीज को सोच रहे हो कि सर रिलायंस है, मन में चल रहा है ना, कर ही सकता है। सर आप सोचो, जितना बड़ा फैमिली उतना बड़ा खर्चा। अब हमारी नॉर्मल बिजनेस में, घर में जो बिजनेसेस होते हैं, बच्चा 2 दिन काम नहीं करता है, पापा को बोलते हैं मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ मेरा हाथ खर्चा, मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ मेरा हाथ खर्चा। पापा बोलता है अच्छा ठीक है, ले लेगा, करता है। लेकिन बच्चा तो नहीं, मेरे को ना 5,000 तो चाहिए, मेरे को ना 10,000 तो चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। अपने ही बिजनेस पे मैंने जोर दिखाते हैं और यहाँ पर देखो ये लोग छोड़ रहा है एक बिजनेस के लिए ये लोग छोड़ रहा है, मैंने इतना बड़ा होने के बाद भी मैंने बेसिकली रिनाउंस कर रहे हैं अपने चीजों को कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बदले में हम बिजनेस को ग्रो करेंगे। इनका मेंटेलिटी और आम आदमी के मेंटेलिटी में ही फर्क होता है सर। इसीलिए ये लोग रिलायंस बनाते हैं और हम लोग रिलायंस में काम करते हैं। दैट इज द डिफरेंस, एक बेसिक इंसान पे और ऐसे खास इंसान बनने में। अब भले ही आप लोग बात को समझे कि नहीं समझे, आई डोंट नो, बट दैट्स द एटीट्यूड, ठीक है सर। समझे कि नहीं कुछ, पता नहीं सर आप लोग क्या समझे हो, पर मैंने कोशिश किया। समझ मैं क्या बोलते हैं ना, समझदारों को इशारा काफी है। जो भी हो मीटिंग का डिस्कशन देखो, his 3 children twins Akash and Isha, both 31 28 years will get only sitting fee and a commission on the profit earned by the firm। ठीक है, उनको सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट का जो कमीशन है वही मिलेगा, जो डिविडेंड है वही मिलेगा, कोई सैलरी उनको नहीं चाहिए। मैंने नहीं चाहिए, मैंने कंपनी उनको देगा नहीं, इसके लिए रिजोल्यूशन पास कराया। The terms of the appointment of three are the same as the ones on which Ambani's wife Neeta was appointed to the company's board in 2014। She had a sitting fee of 6 lakh and a commission of 2 crore in 20 to 23। ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस है, करोड़ों में डील करेगा, तो ऑब्वियसली ये सारा बात कंपनी ने अपना कहां पर बोला है सर, अपने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में बताया। नीता अंबानी 6 लाख का सिटिंग फी लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोस्ट में बैठने के लिए, एज वेल एज कमीशन अर्न करते हैं कंपनी के प्रॉफिट से 2 करोड़ का। सिमिलरली उनके बच्चे लोगों का भी इनकम इसी तरह से जनरेट होगा, 2 करोड़ नहीं तो बच्चे लोग थोड़ा कम भी यूज हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एज पर दी कंपनीज डिसीजन, ठीक है। इवन मुकेश अंबानी खुद भी काफी कम माने सैलरी तो लेता ही नहीं है, उनका भी सिमिलर काइंड ऑफ है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट मुकेश अंबानी का खुद का भी है। तो आपको मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये देखो इस सभी चीजों के बारे में कंपनी डिसीजन लेते हैं। अच्छा अगर आप बोलोगे सर इन लोगों का क्वालिफिकेशन, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, माने नॉलेज वाइज एज वेल एज डिग्री वाइज। मुकेश अंबानी तो खुद अपने ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ के बिजनेस में आ गया था क्योंकि उनका पापा का तबीयत खराब था, वो अलग बात है, बट दे आर रियली क्वालिफाइड। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू, हम लोग और ज्यादा नहीं बात करेंगे अभी इसके बारे में। लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो सर कैसे कैसे चीजें होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, मेरे पास पेटीएम का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। ये मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में भी जरूरी होता है, वहां पर भी शो करता हूँ, और लॉ के क्लास में मैं ये चीज पहले भी दिखाया, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ सर, कि पेटीएम जिसका नाम है सर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, आप देखोगे कि पेटीएम ना 2003 4 से 5 से बिजनेस में है, लेकिन तब ना उतना पॉपुलर नहीं था, तब बड़ा छोटे हम मैंने इंटरनेट रिलेटेड काम करता था, लाइक रिजल्ट आउट करना, इस तरह का काम करता था। लेकिन सर टाइम टू टाइम पेटीएम ने अपने आप को काफी डेवलप किया, और आज अगर आप देखोगे मेसेज 197 कम्युनिकेशन, ये पेटीएम का एक्चुअल नाम है जब उसका स्टार्ट हुआ था,
197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये देखो क्या बोलता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशंस कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी अपना ऑब्जेक्ट बदल रहा है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करा रहा है। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराने के बाद कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव बदल रहा है। मतलब पहले मानो कंपनी पेमेंट बैंक नहीं था, आज पेटीएम काफी मुद्दे पे काम करता है। आज का पेटीएम का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है सर। पेटीएम आज एक आरबीआई रजिस्टर्ड पेमेंट बैंक है। पेटीएम आज एक आपका क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पहले नहीं था ये सब चीजें, धीरे धीरे हुआ है सर। पेटीएम एक ऑनलाइन वॉलेट कंपनी है, ठीक है, ई वॉलेट। तो काफी अलग अलग पहचान है इसका, काफी अलग अलग ऑब्जेक्टिव है पेटीएम का। तो पॉइंट इज दैट सर, जब जब बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव बढ़ाते हैं तो उसके लिए कंपनी को मीटिंग में डिस्कशन करना होता है। फिर उस मीटिंग में जो भी रिजोल्यूशन पास होता है उसके बारे में, रिजोल्यूशन के लिए एज पर दी सिचुएशंस, कुछ ऑर्डिनरी, कुछ किसी चीज में ऑर्डिनरी का, किसी चीज में आपका स्पेशल का, जो भी होगा उसको पास कराना है। और कहाँ पास कराना है सर? उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी से, आरओसी से पास कराना है। मैंने आप जहां का कंपनी हो, जिस एरिया का आपका कंपनी है, उस एरिया में जो आरओसी है, वहां का जो रजिस्टर होगा वो आपको साइन करके देगा कि भाई यस, मैं उसको साइन करके देता हूँ कि यस मैं ये ऑब्जेक्टिव को पास कर रहा हूँ। ऐसे पेटीएम का बहुत बार हुआ है। ये देखो शोभित श्रीवास्तव, ठीक है, ये देखो इसको पास करा है। बहुत बार पेटीएम का अपना ऑब्जेक्टिव बदला है। ये का अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थिंग सर, किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर जानना है तो कहाँ जानोगे सर? ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में आप लोग जानते हो। कंपनी का एमओए पढ़ो, कंपनी का एओए पढ़ो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो दो बुक होता है ना सर, ये दो बुक आप लोगों को तो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में जस्ट इतना से बताया जाता है कि व्हाट इज एओए, व्हाट इज एमओए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एओए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमओए, एज वेल एज एओए एक्चुअली क्या करता है, एमओए एक्चुअली क्या करता है। लेकिन रियल लाइफ में इसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई कर रहे हो ना, उनको तो स्पेसिफिकली एमओए एओए ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग माने कुछ नहीं सर, ये जैसे देखो ये एक्चुअली ड्राफ्टिंग ही है। 197 कमीशन रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड क्लॉज, ये सब मैं बेसिक में भी बोला था। तो वो ड्राफ्टिंग करना है, पूरा ड्राफ्टिंग करना है कि भाई कंपनी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा खेल को एकदम ड्राफ्टिंग करना है। और ये डॉक्यूमेंट बहुत वाइटल है। जब कोई कंपनी किसी को चीट करता है, किसी के साथ कोई धोखा हो जाता है, गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट होता है ना, तब ये एमओए एओए को उठा के ही बात होता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, क्या आप अपने एमओए में लिखा था, क्या इसको गवर्नमेंट ने पास करवाया था, क्या आपने शेयर होल्डर का परमिशन लिया था, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, एवरीथिंग, हर चीज सामने आ जाता है। इवन उसके बारे में आप लोग केस स्टडीज भी पढ़ चुके हो, एमओए रिगार्डिंग। एक एसबरी रेलवे कैरेज का केस स्टडीज था, आई होप आप सबको याद होगा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में। अगर याद नहीं है, रिवाइज करना चालू करो। इसीलिए तो बोलता हूँ टेस्ट दो सर, टेस्ट देने से रिविजन हो जाएगा। इसीलिए मैं कल टुमारो 3 बजे काफी लोगों को बोला सर कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों का मैं बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, শেয়ার ক্যাপিটাল ডিবেঞ্চার, কণিকাকে বলেছিলাম, কণিকা কি কি ছিল রে, কোন কোন চ্যাপ্টার বলেছিলাম? শেয়ার ক্যাপিটাল ডিবেঞ্চার, প্রসপেক্টাস আর বেসিক্স, তাই তো? हाँ ठीक है सर, बेसिक, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर एंड प्रॉस्पेक्टस। उस दिन मैं ऑफलाइन में ये बात डिक्लेयर किया था सर। तो जो भी प्रिपरेशन है, भूल गए नहीं गए, आओ सर, कल 3 बजे आ जाओ, क्वेश्चन रेडी रखूंगा। थोड़ा सा जो भी है पढ़ के आओ, थोड़ा क्यों ज्यादा ही पढ़ के आओ, ऐसे तो पढ़ना चाहिए हमेशा। एग्जाम दो, डाउट क्लियर करो, तो जाके प्रिपरेशन बनेगा। बाकी आप लोग ही हो, ठीक है। ओके सर, ओके, चलो समझ में आ रहा है ना सर ये टॉपिक पढ़ने से क्या फायदा? अच्छा, अगर आप लोग आओगे ना कल, मुझे थोड़ा सा ऑफलाइन में जो लोग आओगे, मुझे थोड़ा सा प्लीज बता देना आने से पहले कि सर हम आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर देना। ओके मैं एक्चुअली मैं उस हिसाब से क्वेश्चन रेडी करके रखूँ। अच्छा, मोस्ट मैटर्स नाउ, ये था सिंपल रेजोल्यूशंस के बारे में कुछ बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग रेजोल्यूशंस। नाउ
जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस। तो सेक्शन 114 में एक्चुअली ऑर्डिनरी एंड स्पेशल के बारे में बात को कहा गया है। क्या कहते हैं कि सेक्शन 114(1) states that a resolution shall be ordinary resolutions if the notice required under this act has been duly given and is required to be passed by the votes cast, whether on a show of hands or electronically or on a poll, as the case may be, in favor of the resolutions, including the casting vote of the chairman, if any, the chairman by members who being entitled to do vote in person, where proxies are allowed by proxy, जहां पर proxy allowed होगा, proxy कर सकता है, vote दे सकता है only by show of hands, or by postal ballot exceed the votes if any cast against the resolution by members so entitled and voting। माने कोई against में भी दे सकता है, favor में भी दे सकता है। Simply put the post cards in favor of the resolution by any mode of voting should exceed the votes cast against it। माने simple favor का वोट ज्यादा होना चाहिए against के वोट से, जो आपको मैं पहले ही कैलकुलेशन दिखा दी। और स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में कहा गया है सर एज पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 2, यहाँ पर फेवर का वोट ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट से, लेकिन कितने परसेंटेज में? 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं 75% स्पेसिफाइड मेजोरिटी होना चाहिए। 75% मेजोरिटी होना चाहिए किसी भी मैटर को पास कराने के लिए। कौन सा मैटर हो सकता है आपको मैं बताया, एक अंबानी फैमिली का ही हम लोगों को न्यूज मिल गया था और मैंने आपको पेटीएम का बताया। अब ऐसे हजारों मीटिंग का न्यूज हो सकता है, बाकी आप लोग थोड़ा गूगल करोगे, रिसर्च करोगे तो आप लोगों को भी आइडिया लगेगा। कंपनी मीटिंग नोटिस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी गूगल में आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे हम लोग सर वैराइटीज रीजन में गूगल करते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए भी क्या करो, ठीक है, अपने सर्च इंजन में थोड़ा जोर लगाओ सर, काम आएगा, नॉलेज एनहांस हो जाएगा सर। अच्छा, रेजोल्यूशन शैल बी सेट आउट इन द नोटिस। नोटिस में रेजोल्यूशन क्या पास होगा, किसके मैटर में डिस्कशन होगा, वो नोटिस में भेजना पड़ेगा। Notice must state that resolution is to be passed as a special resolutions and omissions would invalidate the resolutions. Proper 21 days का notice जो मैं आपको लास्ट दिन समझा चुका था। Explanatory statement should be annexed to the notice for conducting special business. अगर कोई स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन होगा तो वो भी बता दो। ऐसे कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला हुआ है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस एंड स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोलता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस माने अड्डा का डिस्कशन होगा तो ऑर्डिनरी बिजनेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने लास्ट दिन बोला था ना सर, तो ऑर्डिनरी बिजनेस माने अड्डा। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलते कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, नॉट, ये गलत बात है सर। ऐसा कोई कहीं पर भी नहीं बोला है कि फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस देयर इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कशन होगा तो वो, तो मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि स्पेशल बिजनेस डिस्कशन होगा तो उसके बारे में पहले से एक एनेक्चर दे दो, ठीक है, कि वो स्पेशल बिजनेस डिस्कशन होगा बोल के। स्पेशल बिजनेस क्या होता है? अड्डा छोड़ के बाकी सब स्पेशल है। अब स्पेशल के बारे में कोई लिस्ट नहीं है, एक्सेप्ट अड्डा ऑल द बिजनेस मैटर्स आर स्पेशल। एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोजर करना, डिविडेंड डिक्लेरेशन करना, रिटायरमेंट डायरेक्टर की जगह रोटेशन में न्यू डायरेक्टर का अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उनका फीस डिटरमाइन करना, ये सब अड्डा में आता है, जो मैं आपको हर क्लास में बोला लास्ट 3-4 महीने। अड्डा छोड़ के बाकी जो भी है स्पेशल बिजनेस है। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कहीं पर भी नहीं बोला है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। जब स्पेशल बेसिकली जब मैटर ऐसा होता है मीटिंग में कि भाई हमें 75% मेजोरिटी होगा तो समझ लो कि वो स्पेशल बात है, ठीक है। और जहां पर बोलेगा कि नहीं हमको मोर देन 50% फेवर होगा तो हम लोग पास करा सकते हैं, तो वो ऑर्डिनरी बात हो जाएगी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मैटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप लोग देख सकते हो थोड़ा। In the annual general meeting of Black Mango Limited, the notice contained the agenda for 8 special business to be transacted. Notice में 8 special business के लिए बात किया है, यानी obviously अड्डा नहीं है, except अड्डा बाकी कुछ भी हो सकता है। तो 8 मिनट, the chairman decided to move all the resolution at one time in order to save time of the members present at the meetings. ठीक है, discuss whether the 2 or more resolutions can be moved together as per the provision of the Companies Act. क्या एक साथ 2 या 2 से ज्यादा रेजोल्यूशन पास हो सकता है? सर लॉ कहता है फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप द रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली. However, there is nothing illegal if the chairman of the meeting desires that
2 or more resolution should be moved together. माने एक ही साथ 2 resolutions को लिया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मिक्सिंग अप कर देंगे या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं। मैंने एक साथ 2 रेजोल्यूशन पास होएगा और लोगों को समझ में ही नहीं आया। जो लोग मीटिंग में आया, समझ में नहीं आया कि भाई कौन सा 2 रेजोल्यूशन एक साथ क्यों पास हो गया, ऐसा नहीं, सेपरेटली करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेयरमैन उनकी इच्छा से, सभी के सहमति से बोलते हैं कि हम लोग इस मैटर को एक साथ पास कराएंगे, तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं। लेकिन लॉ ये भी कहता है कि कंफ्यूजन का अवॉइड करने के लिए आप अलग-अलग करो। लेकिन अगर कोई चेयरमैन करता है, एक साथ 2 रेजोल्यूशन भी पास कराते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, तो इसमें कोई इलीगलिटी नजर नहीं आता। Unless any member requires that each resolution should be put to vote separately or unless a poll is demanded in respect of any. अगर पर्टिकुलर कोई मेंबर आउट ऑफ एनी मेंबर रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट में बोलते हैं कि हम लोग उसके लिए सेपरेट वोट करेंगे या फिर पोल करेंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है। बेसिकली रिक्विजिट डालने से हो सकता है। The only case where a resolution should be moved separately is the one which requires that as regard the appointment of director at a general meeting of a public or private company, where 2 or more directors may not be appointed as director by a single resolution. क्या कहते हैं सर? कहते हैं कि the only case where resolutions should be moved separately, अलग-अलग करके move करो, is the one which requires that as regard the appointment of director at a general meeting of a public or private company, माने स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, जहां कोई किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, where 2 or more directors may not be appointed as the directors by a single resolution. दोनों के लिए अलग अलग करना। So when notice has been given as several resolutions, each resolution must be put separately. अगर अलग अलग resolution दिया है नोटिस में, तो हर resolutions के लिए अलग अलग मुद्दा उठाया जाएगा, वो एकदम लिस्ट करके कि भाई हम लोग आज ये मुद्दे पे, तो एक एक resolutions होगा, उसको पास कराएंगे, वोट होगा, हाँ ना चलता जाएगा अलग अलग करके। However, if the meeting unanimously adopts all the resolutions, मानो कि मीटिंग में जितने शेयर होल्डर हैं, सब अपना ओपिनियन हाँ कर रहे हैं unanimously, माने कोई भी रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई विरोधिता नहीं कर रहा है, तो फिर सारा मैटर एक साथ भी पास हो सकता है। This would not be material. तो बोलते हैं कि if the meeting unanimously adopt all the resolutions, this would not be material. तो वो material नहीं होगा शायद, ठीक है, इसलिए अलग अलग करना ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हैं, नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ सेवरल रेजोल्यूशंस, मानो एक साथ 10-15 चीजों के बारे में मीटिंग में डिस्कशन होगा। अब एक साथ 10-15 चीज अगर अलग अलग करके डिस्कशन करना नॉर्मल बात है, लेकिन कहते हैं कि इफ मीटिंग अनएनिमसली अडॉप्ट्स ऑल द रेजोल्यूशंस, दिस वुड नॉट बी मटेरियल। वो मटेरियल नहीं होगा, माने वो वैल्यूएबल नहीं होगा, मुद्दा डिस्कशन ही नहीं होगा। सब जो भी रेजोल्यूशन है, सबके बारे में एक साथ वोट करो। सोचो जरा, माने मानो कि किसी मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है कंपनी के बारे में, सारा मुद्दा लोगों को शेयर कर दिया गया और कंपनी बोल रही है कि इतना सारा मैटर्स हम लोग एक ही बार पे वोट करेंगे, आप बोलो हाँ या ना, तो वो मटेरियल नहीं हो पाए। ये मैंने बेसिकली कंपनी के लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए बोल रहे इट वुड नॉट बी मटेरियल, इसलिए ये बात यूज कर रहे हैं। ये मटेरियल नहीं, मटेरियल माने वैल्यूएबल नहीं होगा। यानी कंपनी मीटिंग करता है वैल्यू एडिशन के लिए सर, है ना। एक कंपनी अपना मीटिंग रखता है वैल्यू एडिशन के लिए, क्योंकि उसमें कंपनी का पूरा भला सब चीज डिपेंड करता है, शेयर होल्डर का, कंपनी के सारे लोगों का, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, आउटसाइडर्स इनसाइडर्स। तो अगर हम लोग मीटिंग करेंगे और किसी भी तरह से उसको फिनिश करके आ जाएंगे किसी भी तरह से, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बता रहे। तो आपका जवाब भी ना एक तरीके से होना चाहिए, जैसे कि आप एकदम रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। लॉजिक है एक्चुअली, लॉ एंड लॉजिक काफी कनेक्टेड है, समझ रहे हो। लॉ के साथ लॉजिक का बड़ा रिलेशन, क्योंकि हम लोग जब लॉजिकली कोई बात करते हैं ना सर, तो हम लोग ना कुछ चीजों को माने कनेक्ट करके चलते हैं कि भाई अगर ऐसा 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 है तो फिर वैसा 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 होगा, है ना। जैसे इफ देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर फिट कर देते हैं ना सर, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये सब तो हम लोग लॉ में नहीं पढ़ते हैं। हाँ सर, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, तो लॉजिक तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट मैटर है, पर लॉ के साथ मैं बता रहा हूँ कि लॉजिक का बड़ा कनेक्शन है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होता है। जैसे ये जो बात किया कि नॉट वुड नॉट बी मटेरियल, अब आप बोलोगे इसको आप रट्टा लगाओगे,
आपको समझना होगा कि बात क्यों कर रहे हैं। वही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ काफी लॉजिकल बात करता है सर। मैंने ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो मानना पड़ेगा, हाँ ऑब्वियसली बोल दिया तो मानना पड़ेगा, पर अगर इलॉजिकल लॉ होगा तो वो कितना दिन ही तक चल पाएगा। अगर कोई लॉ या कोई मैटर अगर इलॉजिकल है, कोई मतलब समझ में नहीं आता, आप बोलो वो लॉ एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए, एक समाज सोसाइटी के लिए कितना दिन फ्रूटफुल हो सकता है। जैसे मानो, इसीलिए तो 19 इससे पहले जो जो करंट लॉ चल रहा है 2013 कंपनीज एक्ट, इससे पहले 1956 एक्ट था, उससे पहले 1911 का एक एक्ट था, ठीक है, 1913 में भी एक अमेंडमेंट था। तो क्या पुराना पुराना हर बात को लेके अभी बैठ जाए? ऑब्वियसली समय बदला है, समय के साथ साथ सिचुएशंस बदल गया है, तो लॉ में भी अमेंडमेंट का जरूरत पड़ गया। और टाइम टू टाइम अगर अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो पुराना लॉ में काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है, और तभी लॉ को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लोग अभी बिना बिना समझे पुराना पुराना नियम, मैं अगर पढ़ाई वाला बात को थोड़ा सा साइड करूं, आप किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे कोई भी रिलीजियस बिलीफ के साथ कनेक्टेड क्यों ना हो। अभी भी देखना काफी लोग ना रिलीजियस मैटर में, मानो आज से 200 साल पहले कोई चीज समाज में फॉलो होता था, पता नहीं कि क्यों फॉलो होता था, किस लिए फॉलो होता था, उसके पीछे का रीजंस क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस किसी ने बोल दिया होता है, अभी भी फॉलो होता है। मैं कभी कभी अपने घर में ना बचपन में कुछ चीजों में सवाल करता था, तो घर पे जो भी बड़े होते थे, चाहे माँ बाबा हो या कोई भी, तो मैं बोलता था ऐसा क्यों करते हो, मैं हर चीज पे थोड़ा क्वेश्चन करता था, ऐसा ऐसा मेरे हिसाब से कर, मैं बोलता था मेरे को लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर जवाब नहीं मिलता था। हाँ, बोलते थे नहीं ऐसा चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अरे क्या चले आ रहे हैं, ठीक है, नहीं मेरे कहने का मतलब इतना है सर, देयर इज अ लॉजिक, ठीक है, कुछ तो कारण होगा। अगर कारण ढूंढ लिया तो आप, मेरे हिसाब से आप लोगों का पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगा। बस यही मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग अपने एजुकेशन में ना थोड़ा सा ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करो। ऐसे जो मैं बात अभी आप लोगों से कर रहा था, वो थोड़ा सा फिलोसॉफी है, एग्जैक्टली ये फिलोसॉफी है। अब आप लोगों को मैं फिलोसॉफी तो पढ़ने के लिए बोल नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन फिलोसॉफी इज द सब्जेक्ट, वो लॉजिकल चीजों के ऊपर थोड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन ठीक है, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर मैंने फिलोसॉफी, ठीक है, इम्प्रूव करने का कोशिश कर सकते हो, काफी काम का सब्जेक्ट है। फॉरेन में बहुत पढ़ते हैं लोग फिलोसॉफी, हमारे देश में करेंटली जो सिचुएशन है उसमें फिलोसॉफी पढ़ने का उतना मैंने क्रेज नहीं आया, पर आई होप कि आगे आगे आ जाएगा। ठीक है सर, तो आई होप कि थोड़ा आइडिया लग रहा है कि आखिर मीटिंग रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, वोट रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था सर, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ठीक है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मानो बोर्ड का कोई मीटिंग होता है, उसमें जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो मेंबर्स के रेजोल्यूशंस है या शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशंस है, तो 111 उसको सर्कुलेट करने के बारे में बोलते हैं। Circulations of members' resolutions and statements. While the board enjoy the primacy in setting the agenda. बोर्ड बेसिकली एजेंडा फिट करते हैं, भी हम लोग मीटिंग में किस मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। द मेंबर्स आर गिवन ए राइट अंडर सेक्शन 111 to propose resolutions for consideration at the general meeting. सर बोर्ड में कौन होते हैं? सर बोर्ड में वो होते हैं जो कंपनी को चलाता है। बोर्ड में कौन होता है? जैसे कल ही मैं बच्चे लोगों को फाउंडेशन वाले लोगों को, बच्चे लोगों को सर पढ़ा रहा था, वो एक टॉपिक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल के, उसमें बता रहा था सीए वाले लोगों को। तो जैसे मानो मैं चला आप लोगों को दिखाता हूँ, यानी कौन होते हैं बोर्ड, बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं। किसी भी कंपनी को वेबसाइट में विजिट करोगे ना, आपको मिलेगा। जैसे मानो अदानी, ठीक है, करेंटली इंडिया लार्जेस्ट या माने फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। इवन रिसेंटली मुकेश अंबानी को भी पछाड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है इनको लेके। छोड़ो सर, वो कंट्रोवर्सी, बड़े बड़े आदमी के पीछे कंट्रोवर्सी चलता रहता है, मैं उसको इग्नोर करना चाहूंगा, लेकिन आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। लुक एट सर, जैसे मैंने अबाउट अस में कर्सर को रखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेलो,
सबको दिख रहा होगा। अब जैसे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्लिक किया, यू कैन सी इट हियर। कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैंने बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका सारा, तो जैसे गौतम अदानी, राजेश अदानी, करण अदानी, उनका बेटा है गणेश रघुराम, ठीक है। कोई फुल टाइम मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई नॉन इंडिपेंडेंट है, कोई होल टाइम है, ठीक है। तो सभी ये बोर्ड्स के हैं, ये सब बोर्ड के मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चेयरमैन मैसेज में जाओगे, तो जो कंपनी का चेयरमैन है, जैसे गौतम अदानी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो नॉर्मली जब मीटिंग होता है तो वही चेयर को संभालते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना सर। या फिर अगर आप थोड़ा सा इधर आओगे, की मैनेजमेंट पर्सनल में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी में कौन केएमपीज होते हैं। जैसे हु इज द केएमपीज, ऑब्वियसली जो कंपनी में सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जैसे मिस्टर डी मुथु कुमारन, ठीक है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। सिंपली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, मतलब सीए और सीए में ऐसे कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। मिस्टर कमलेश बागिया, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। मिस्टर करण अदानी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, एज वेल एज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हैं। ना कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये केम भी कंपनी को चलाते हैं और बोर्ड भी कंपनी को चलाते हैं। तो ज्यादातर केस में ये लोग बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, और बाकी आप लोगों को पता है कि एक सीए का काम क्या है, सीएफए का, सीएस का काम क्या है, मैंडेटरी काम है सर, गवर्नमेंट ने डिसाइड करके इनको बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड मेंबर्स है, हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बोर्ड जब कोई डिसीजन लेगा कंपनी के बारे में, तो वो डिसीजन या रेजोल्यूशंस किस तरह से सर्कुलेशन होगा, वो आपको लॉ में बताया जा रहा है। तो एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, आप लोगों को जानना है, एज ए सीएम ऑल्सो, कि कैसे सर्कुलेशन होते हैं, प्रोसेस क्या है। सेक्शन 111, ठीक है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड रिक्विजिशंस। The prerequisites of a valid requisitions prescribed in subsection 2 and section 111. Requisitions must be made in writing and signed. मैंने जो भी requisitions होगा, मैंने request basically वो writing में होगा and सबका sign होना चाहिए उसमें। कंपनी का शेयर कैपिटल है, तो कंपनी अपना शेयर कैपिटल, such member who hold on the date of receipt of the requisitions not less than 1/10 of such paid up capital of the company on the date carries of the right of voting. मैंने वोटिंग राइट जिनका रहेगा वही लोग कर सकता है। In case the company not having share capital, such number of members who have on the date of receipt of the requisitions not less than 1/10 of the total voting power. टोटल कंपनी का जितना वोट है उसका 1/10 वोटिंग पावर उनके पास रहना चाहिए जिस दिन वोट हो रहा है। Now what is the point sir? तो ये बेसिकली किसको किसको ये कॉपी जाएगा उसके बारे में बोल रहा है। 2 or more copies of the state requisitions may contain signature of all the requisitionists. It must be deposited at the registered office of the company not less than 6 weeks before the meeting. In case of requisitions requiring notice of resolutions, in case of other resolutions, the same is to be deposited not less than 2 weeks before the meeting. A sum reasonably sufficient to meet the company's expense in giving effect to response proposing the resolution is deposited and tendered. माने जो भी खर्चा वगैरह रहेगा ये सब कंपनी को, माने कंपनी करेगा अपने से, कि मतलब कोई माने कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो ऑफिसर्स उसको अपने मैंने यूज नहीं करे। सम मैं समझा देता हूँ सर। ये सम reasonably sufficient to meet the company's expense in giving effect to proposing the resolution is deposited or tendered. So when the money is tendered, no payment is made, but an unconditional offer is made to pay money. मैंने कहना ये चाहता है सर, इस पूरा खेल को करने के लिए जो भी रिजनेबल सफिशिएंट पैसा का जरूरत होता है, कंपनी के एक्सपेंस जो होते हैं, वो कंपनी को रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए, प्रपोज कराने के लिए करना पड़ेगा। When the money is tendered, no payment is made, but an unconditional offer made to pay money, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। कोई पेमेंट शायद नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ पेमेंट करना है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो वो करना पड़ेगा, मैंने बेसिकली जो टॉप लेवल शेयर होल्डर्स है उनको, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है ना कि किसके किसके लिए ये बोला है, तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड रिक्विजिशंस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक रिक्विजिशंस, मैंने कौन कौन कर सकता है, और रिक्वेस्ट डालने के लिए भी जो भी आपको पेमेंट करना है वो भी उसके बारे में बता रहा है, जो सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 में बोला है। तो उसका एक लिस्ट आपको यहाँ पर दिया है। और नोटिस टू मेंबर्स में बोला है कि एज पर सेक्शन 111 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company shall on requisitions in writing of such number of members as required in section 100 calling EGM, EGM भी बुला सकते हैं, give notice to members of any resolutions which may properly be moved, माने मीटिंग में बातचीत होगा and is intended to be moved at a meeting and circulate to members any statement with respect to the matters। सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ,
कि जो भी बातचीत होगा उसी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। Exception from circulations of statement, the company shall not be bound to circulate any statement if on the application either on behalf of the company or of any other person who claims to be aggrieved, ठीक है, मैंने किसी को मैंने आप aggrieved party तो समझते हो ना, then the central government by order declares that the right conferred are being abused to secure needless publicity of defamatory matter, मैंने किसी भी चीज में किसी को धोखा करना, किसी को जबरदस्ती से ना भेजना, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पर हाथ आ जाएगा। अच्छा, order to bear the cost, an order made may also direct that the cost incurred by the company shall be paid to the company by the requisitionist, जो request करके करेगा, notwithstanding that they are not parties to the applications. Default in contravention, अगर पूरा खेल में कोई भी default करता है तो in default is made in complying with the provision of this section, the company and every officers of the company who is in default shall be liable to a penalty of 25,000. I think इस तरह का मैटर मैंने लास्ट दिन भी बोला था, लास्ट क्लास में भी मैंने सिमिलर काइंड ऑफ मैटर पे डिस्कशन किया, क्योंकि पॉइंट था तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, ठीक है। मुझे लगा कि 111 शायद मैंने नहीं बोला था। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस, तो कभी रिक्वेस्ट डाल के भी रेजोल्यूशंस का सर्कुलेशन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग पेमेंट के बारे में भी बोला है, और जहां ऐसा कोई मैटर नहीं है सीधा सीधा प्रोसेस फॉलो करना, और अगर प्रोसेस फॉलो नहीं होगा 25,000 का फाइन लगेगा, जो भी मैंने ऑफिसर्स उसमें गलती करेगा, सिंपल बात है। तो बोलो सर, तो रेजोल्यूशंस के बारे में 114 से, अच्छा जो आज का मेन पॉइंट है दैट इज रेजोल्यूशंस का जो 114 से 117 का एरिया, जो आज का मेन पॉइंट है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि दो तरह का रेजोल्यूशंस होते हैं, एक ऑर्डिनरी वाला, एक स्पेशल वाला, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके सर। अच्छा तो चलो आगे देखते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा तो बता देते हैं। मोशन रेजोल्यूशंस का डिफरेंस भी पता लग गया, स्पेशल रेजोल्यूशंस का कैरेक्टर भी पता लग गया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा 115 में एक पॉइंट था, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये 115 है 115। तो सेक्शन 115 क्या कहता है, रीड विथ रूल 23 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, माने रूल माने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, ठीक है, विथ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सेक्शन 115 कहता है 115 of the Companies Act 2013 state that whereby any provisions contained in this act or in the article of association of the company, special notice is required for passing any resolutions, माने अगर कोई रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए कंपनी को किसी तरह का स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए, then the notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of the total voting power, कम से कम 1% टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए कंपनी के टोटल शेयर का, और होल्डिंग शेयर्स ऑन व्हिच सच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, यानी टोटल शेयर होल्डिंग होगा 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, सिंपल बात कहते हैं सर कि अगर किसी को लगता है कि कोई स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट डालना चाहता है, तो क्या कहते हैं, द नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh as may be prescribed, इनमें से कुछ भी होने से चलेगा, has been paid up, वो उसका पेड अप होना चाहिए, मतलब 5 लाख कम से कम पेड अप होना चाहिए। As per the act, special notice is required in the following cases. Now the important part is that कि special notice कब कब भेजना चाहिए मेंबर्स को, और उसके लिए रूल भी बता दिया कि स्पेशल नोटिस भेजने के लिए आप कंपनी को भी अलग से नोटिस दे सकते हो कि हमें इसके लिए स्पेशल नोटिस देना चाहिए। ना यहाँ पर लॉ भी आपको कहता है कि किस किस सिचुएशंस में स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, resolutions for appointment of an auditor other than retiring auditor, नॉर्मली एक ऑडिटर रिटायर कर रहा है, दूसरे ऑडिटर आएगा रिप्लेस में, उनके बारे में नहीं कर रहे, माने अगर मानो बीच में से कोई ऑडिटर को हटाया जा रहा है तो भी बता रहे कि resolutions for appointment of an auditors other than retiring auditor at an AGM, section 140 subsection 4. Resolution at an annual general meeting to be provided that a returning auditor shall not be reappointed.
रिटर्निंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये भी एक स्पेशल डिस्कशन हो सकता है, तो इसके लिए भी स्पेशल नोटिस भेजा जाएगा। रेजोल्यूशंस टू मूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड, किसी डायरेक्टर को एक्सपायर माने डायरेक्टर का टाइम खत्म नहीं हुआ उससे पहले हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, बात को समझे। 169 सबसेक्शन 2। तो ऐसे सिचुएशंस में स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है भेजने के लिए कि भाई हम स्पेशल नोटिस दे रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजन कंपनी ले सकते हैं, आप जरूर आइए। रेजोल्यूशंस टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव डायरेक्टर, रिमूव की जगह में किसी और को लेना है, 169 सबसेक्शन 5। मैंने आप समझ रहे हो, ये सब थोड़ा सा टेढ़ा सिचुएशन है, तो टेढ़ा सिचुएशंस के लिए स्पेशल नोटिस तो देना है। अगेन लॉजिक काम कर रही है। फर्दर द आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर एडिशनल मैटर्स व्हिच रिक्वायर स्पेशल नोटिस, उसके बारे में अगर कंपनी अपने आर्टिकल में माने एओए में अगर कोई बता देते कि भाई इसके अलावा, माने लॉ तो कुछ बोलता ही है, इसके अलावा कंपनी खुद भी अपने रूल बुक में बोल देगा आर्टिकल। कोई अगर बोलेगा सर हमने आर्टिकल पढ़ा नहीं, वो अलग बात है, पढ़ना चाहिए। अगर कंपनी का मेंबर बनते हो, कंपनी में शेयर होल्डर बनते हो, कंपनी के बारे में जानना है तो पढ़ना चाहिए ना। तो अगर कोई एडिशनल मैटर है तो कंपनी अपने रूल बुक में बोल देगा कि भाई हम इस किस कारण के लिए आपको स्पेशल नोटिस भेजेंगे, ठीक है सर। तो ऐसे सिचुएशन है सर। रूल 23 स्पेशल नोटिस के बारे में बोला है। रूल 23 में स्पेशल नोटिस रिकॉर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शैल बी साइंड, ठीक है, either individually or collectively by such number of members holding not less than 1% of the total voting power or holding shares on which an aggregate sum not less than 5 लाख रुपीस, ठीक है, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। has been paid, आपने जो कंपनी को उन्होंने पे किया on the date of the notice, जिस दिन वो लोग कंपनी मैंने कंपनी को स्पेशल नोटिस के लिए बोल रहे हैं। The aforementioned notice shall be sent by the members to the company, member कंपनी को देगा not earlier than 3 months, 3 महीने से पहले नहीं, but at least 14 days before the date of meeting, कम से कम मीटिंग से 14 दिन पहले, at which the resolution is to be moved exclusive of the day on which the notice is given, जिस दिन नोटिस होगा उस दिन को छोड़ के, and the day of the meeting, यानी जिस दिन नोटिस माने मीटिंग होगा उस दिन को छोड़ के काउंट करना है 14 डेज। तो इस तरह से स्पेशल नोटिस मेंबर्स कंपनी को भेज सकता है, और मेंबर्स जो कंपनी को भेज रहा है इसके बारे में कौन कर सकता है, कौन सा मेंबर जिसका 1% से कम टोटल वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए और जिसका कम से कम 5 लाख का पेड अप कैपिटल कंपनी में हो, जो पेड अप है, ठीक है। अच्छा, नोटिस शैल द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जैसे ही कंपनी को ये रिसीव होगा, गिव्स दिस मेंबर नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, कंपनी को नोटिस मिलेगा, ठीक है। द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द नोटिस गिव इट्स मेंबर नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of dispatch of notice and day of the meeting, जिस दिन मीटिंग होगा और जिस दिन नोटिस डिस्पैच होगा उस दिन दोनों दिन को छोड़ के 7 दिन, in the same manner as it gives notice of any general meetings. And number 4, where it is not practicable to give the notice in the same manner as it gives notice of any general meetings, the notice shall be published in English language in English newspaper and in a vernacular language in a vernacular newspaper, both having wide circulation and in that particular state जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो। जिस पर्टिकुलर सिटी में, जिस पर्टिकुलर स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर सिटी में जो भी पॉपुलर न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर एज वेल एज हिंदी, बंगाली, जो भी एज पर दी स्टेट्स, उसका ये 115 बोला है, याद रखिएगा। सेक्शन 116 क्या कहता है, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग। अब मानो एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो रहा है, मैंने मीटिंग पहले होना था लेकिन उस डेट में नहीं हुआ, उसको कैंसिल करके नेक्स्ट डेट में रखा गया, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 16 ने बेसिकली पोस्टपोन, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 116 व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन एडजॉर्न मीटिंग ऑफ ए कंपनी और द होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर माने इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है, इसको क्लास ऑफ बोलते हैं, इसको क्लास बोलते हैं। होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी or the board of directors, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date. यानी जिस दिन एक्चुअली पास होगा उसी डेट को रखेंगे। यानी सिंपल बात है, अगर कोई मीटिंग का डेट था 20 नवंबर को और मीटिंग एक्चुअली हुआ 1 दिसंबर को, ये सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या?
मुझे लगा सर किसी का अनम्यूट था। एनी क्वेश्चन सर? हाँ सर। अच्छा इतना बोलो सर, समझ में आ रहा है ना जो भी बात चल रहा है? यस सर। ओके सर। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ जाएगा। मानो कंपनी ने अपना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब बुलाया जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग उस दिन बुलाया जाता है अगर एजीएम में कोई बात डिस्कशन नहीं हो पाता है और नेक्स्ट एजीएम आने में देरी है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी ईजीएम बुला के बात कर सकते हैं मेंबर के साथ। और कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी या जो भी कंपनी का सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लाइक चार्टर्ड, लाइक सीएमए, वो लोग सारे मैटर संभाल लेते हैं। The extraordinary general meeting of the company, Popple Banana Private Limited, was due to be held on 23rd September 2019. इसका मीटिंग होने वाला था 23 तारीख को। However, due to want of quorum, जितना मीटिंग में मेंबर आना था नहीं आया। The meeting was adjourned to a later date on 1st October 2019. होने वाला था मीटिंग 23 तारीख को, मीटिंग हो रहा है 1 तारीख को, and 2 resolutions were passed on that date. Now, as per section 116 of the Companies Act, the said 2 resolutions shall be deemed to have been passed on the original date of the meeting, that is 1st October. ओरिजिनल डेट क्या है? जिस दिन मीटिंग हुआ है उसी को ओरिजिनल बोलेंगे। कोई अगर अपना जज्बा दिलाएगा, नहीं सर ओरिजिनल तो 23rd था, वो तो उस दिन हुआ नहीं बोल के 1 तारीख को हुआ है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सर मीटिंग एक्चुअल में कब हुआ? 1 तारीख को हुआ, तो इसी डेट को हम लोग मानेंगे कि मीटिंग माने बेसिकली रिजोल्यूशन पास हुआ है, ना कि 23 तारीख को। भले ही ओरिजिनल डेट 23 था, पर 23 को तो मीटिंग हुआ नहीं ना सर। ठीक है, प्लीज अपना लॉजिक लगाओ। अब रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे, पर थोड़ा लॉजिकली सोचो, दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा था कि सर लॉजिक और लॉ के अंदर काफी मैंने कनेक्शन है। लॉ को लॉजिकली पढ़ोगे तो बड़ा हेल्प होगा। मैंने हेल्प इसलिए होगा, ये मेरा मानना है, सबका अपना अपना टेक्निक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वही सब कुछ है ठीक है, लेकिन मेरा मानने का मतलब ऐसा है कि अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो याद रखना आसान होगा सर। इट विल बी इजियर। सारा चीज अगर बोलोगे नहीं सर हम तो रट लेंगे, हम मगअप कर लेंगे, वो आपके ऊपर है। देखो कितना कितना याद रख सकते हो, कितना मेमोराइज कर सकते हो, और किसका कितना जीबी का मेमोरी है, इट्स डिपेंड्स। जीबी एमबी तो मेरे को पता नहीं सर ये डिपेंड, क्योंकि अगर मार्केट से कोई खरीदा हुआ चीज होता तो समझ में आता, नेचुरल चीजें हैं सबका, पता नहीं सर। इसीलिए थोड़ा लॉजिकली पढ़ोगे तो याद रखना थोड़ा आसान होगा। और अगर बोलोगे नहीं तो फिर अप टू यू सर। इस तरह से आप हर चीज को अप टू यू नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हो गया सर 116 तक। 117 भी थोड़ा देख लेते हैं सर। रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फील्ड, ठीक है, टू बी फाइल्ड। तो रेजोल्यूशन जो भी पास होगा और जो भी एग्रीमेंट होगा उसको फाइल करना है। मैंने लॉ कहता है कि भाई जो भी रेजोल्यूशन आप पास करोगे ना उसके बारे में हमें खबर दो। फाइल क्यों करना है? जैसे टैक्स फाइलिंग होता है ना, टैक्स फाइल क्यों है? भाई आपका जो भी इनकम का डिटेल्स है हमें फाइल करो गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी वही बात है, फाइल करो। सेक्शन 117 कहता है कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन or any agreement in respect of matters specified in subsection 3 together with the explanatory statement under section 102 if any, उसके साथ जोड़ो, annex करो to the notice calling the meeting in which the resolution is proposed shall be filed with the registrar, किसके पास? ROC के पास, within the 30 days of the passing of the making thereof in such manner and with such fees as may be prescribed। मैंने प्रिस्क्राइब फीस भी होता है ना, जैसे मैं आपको शुरू में थोड़ा सा शो कर रहा था पेटीएम का। तो पेटीएम बार बार अपना रेजोल्यूशन लिया है, मैंने चेंज किया है, ऐड किया है। यहाँ पर अगर आप पेटीएम के आर्टिकल में जाओगे ना तो यहाँ पर कम से कम आपको 53 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 53 ऑब्जेक्टिव है पेटीएम का, तो इतना वर्सेटाइल एरिया में काम करते हैं। और जितना बार पेटीएम ने अपना ऑब्जेक्टिव एडिशन किया या डिलीशन किया उतना बार उसने रिजोल्यूशन पास कराया। जितना बार रेजोल्यूशन पास कराया उतना बार वो गवर्नमेंट के घर में गया। गवर्नमेंट का घर माने रजिस्टर ऑफ कंपनीज का घर,
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का घर, ठीक है। तो जिस एरिया में है उनको पता करना है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों को इसलिए पता चला ना, ये हम लोग को इसीलिए पता चलता है क्योंकि एज पर द लॉ पेटीएम ने ये किया है, तभी जाके हम लोग इसको देख सकते हैं। और वही बात यहाँ पर लिखा है, समझ रहे हैं? तो क्या लिखता है, रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर, ये सब डेट बहुत वाइटल, 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन। आप देखोगे इसी तरह का डेट आपको ज्यादा लॉ में मिलेगा, 3 दिन, ठीक है। ज्यादातर 7, 14, 21, 30, 60, 90, 3 महीना, इस तरह का 45 डेज, इसी तरह का डेट आपको देखने को मिलेगा। एक पैटर्न है इसका, पैटर्न अगर पढ़ोगे तो पैटर्न पता लग जाएगा। क्या कहता है, कहता है कि कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 इफ एनी shall be filed with the registrar in form number MGT 14 along with the fee, that is rule 24 में बोला है, provided that the copy of every resolutions which has the effect of altering the article and the copy of every agreement referred in subsection 3 shall be embodied in annex to every copy of the article issued after passing the resolution or making of the agreement. इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, 117 में ये चीज बोला हुआ है कि हमें फाइल करना होगा रेजोल्यूशन के आरओसी के पास। रिगार्डिंग फॉर्म भी आपको बोला जा रहा है, इसको कंपनी फाइलिंग जो लोग करते हैं नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी फाइलिंग का काम करना पड़ता है। कंपनी में क्या रोल होगा पता नहीं सर, रेडी रखो अपने आप को, क्योंकि बहुत सारा रोल है आजकल, इसलिए हर सब्जेक्ट में वर्सिटिलिटी रखो। उस दिन मैं आप लोगों को एक किसी क्लास में बता रहा था कि आजकल जैसे क्रिकेट टीम में बोलते कि भाई ऑलराउंड एबिलिटी चाहिए, मैं सिर्फ बैटिंग करता हूँ, मैं सिर्फ बॉलिंग करता हूँ, ठीक है। या फिर मानो बैट्समैन सब आउट हो गया तो बॉलर क्या बोलेगा, नहीं मैं रन नहीं लूंगा क्योंकि मेरा काम तो बॉलिंग करना है। अरे कोई बोलेगा नहीं लॉ का काम तो सीएस का है, तो चार्टर्ड बोलेगा या सीएमए वाले बोलेगा हम तो कॉस्टिंग देखने के लिए आए हैं, हमको लॉ को किया, तो फिर इंस्टीट्यूट पढ़ा क्यों रहे आप लोगों को? हाँ, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट का काम कॉस्टिंग ही है तो फिर कॉस्ट ही पढ़ा के छोड़ देता, लॉ पढ़ाने का क्या जरूरत? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अगर सिर्फ अकाउंट देखना होता तो फिर इतना टैक्स, इतना लॉस, हाँ, इतना पढ़ाने का क्या मतलब है? इसीलिए पढ़ाते हैं ना सर कि कंपनी में वर्सेटाइल रोल प्ले करना हो। तो आप लोग ना ढीठ मत बन जाना, ठीक है, क्योंकि वैरायटीज ऑफ रोल है और वो रोल अदा करना है आप लोगों को आगे जाके। इसलिए अपने आप को जितना हो सके वर्सेटाइल रखो। और हमें, और ये सब्जेक्ट को मोहब्बत करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, नहीं हमें अकाउंट्स अच्छा लगता है, लॉ अच्छा नहीं लगता, ये जो बचपन वाला बात है ना, ये सबको साइड करो सर, ये सब दिन गया। वो सब छोटे समय में अच्छा लगता था, ছোটবেলায় এগুলো ভালো লাগে, আমাকে অঙ্ক পড়তে ভালো লাগে না, আমাকে শুধুই বাংলা পড়তে ভালো লাগে, ये सब बचपन में अच्छा लगता है कि नहीं उसका बंगाली अच्छा है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, ठीक है सर, वो सब बचपन वाला बात गया। अभी आप लोग बड़े हो गए हो, अभी अच्छा बुरा देखने का टाइम नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना है। हाँ, हो सकता है कि कोई कोई सब्जेक्ट आपके थोड़ा जिगर के करीब वो हो सकता है, बट अच्छा सबको लगाना है, ये बात तो सर गांठ बांध लो, सभी को इक्वल मोहब्बत करना है, जिसको कम मोहब्बत करोगे वही आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक स्टूडेंट था, पढ़ाई में बड़ा अच्छा था सर, 2018-19 के आसपास का कोई सीएमए का बैच करना, तो हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाने वाला स्टूडेंट था। उसका एक ही प्रॉब्लम था, उसको ना जीएसटी अच्छा नहीं लगता था, हमेशा बोलता था, चिक 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 करता था, सर जीएसटी, सर जीएसटी। और मैंने दुख का बात है सर, एग्जाम में हर सब्जेक्ट में पास किया जीएसटी छोड़ के। अब मैं क्या बोलूं बोलूं, अब ये मेंटेलिटी है ना, माइंड सेटअप अगर कोई ऐसा बना लेगा तो फिर इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? जिसको आप चिक 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 करोगे वही आपके पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सर, स्पेशल फेवरेटिज्म मत करो यहाँ पर, ये वो चीज नहीं है ये, जो भी हो। आगे देखो सर, ठीक है सर, बीच बीच में आप बड़ा अच्छा ज्ञान दे देते हो सर,
खुद ही दे रहे हो, खुद ही अपने आप को अच्छा बोल रहे हो, चल क्या रहा है। अच्छा, resolutions and agreement to be filed with register are as under. Special resolutions, resolution which have been agreed to by all members of a company, but which, if not so agreed to, would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special resolutions. Resolutions of board of directors of a company or agreement executed by a company relating to appointment, reappointment or renewal of the directors. ठीक है, अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली, ठीक है, ये सब के बारे में क्या बता रहा है कि आपको स्पेशल चीजें करना पड़ सकता है, ठीक है, समझ रहे सर। रेजोल्यूशंस करना, रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर आर एज अंडर, उसका पूरा लिस्ट आपको दिया है कि किस टाइम पे आपको रिटर्न फाइल करके बताना है। रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर माने इक्विटी का क्लास, प्रेफरेंस का क्लास, बट विच इफ नॉट सो एग्रीड टू, वही जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वुंड अप, अगर कोई कंपनी वुंड अप हो रहा है, वुंड अप बने बंद होने के कगार में है, वॉलंटरीली, वॉलंटरीली बैंकरप्टेड नहीं हुआ, वॉलंटरीली अपने अच्छे से कर रहा है, पास्ट इन पर्सन्स ऑफ सेक्शन 59 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। मैंने कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं जा रहा है, तो कंपनी वॉलंटरीली अपने आप को वुंड अप कर रहा है, वाइंडिंग अप पढ़ते हो ना सर आप लोग, तो उसके लिए एक अलग ही कोड है, कोड माने एक्ट, माने कंपनी बंद करने का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, माने बिजनेस जब थोड़ा सा खराब हालत में चले जाते हैं, बिजनेस में लोन बहुत हो जाते हैं, तो कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं कि हमसे और नहीं हो पाएगा। अब इस पे कोर्ट केसेस होता है, कोर्ट केसेस माने एनसीएलटी का केसेस होता है, कंपनी कितना एसेट बेचेगा, एसेट बेच के जिसका जितना पैसा है वो रीपे करेगा, ठीक है, बहुत सारा खेल चलता है। तो उसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर, कोड बने एक्ट के अंदर 2016 का कोड है, उसमें लाया जाएगा। तो जो भी है, resolution passed in pursuance of subsection 3 of 179, provided that no person shall be injured under section 3 to inspect or obtain copies of such resolutions. तो these are the various areas जो आपको resolutions में बेसिकली फाइल करना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसी का एक पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया है, आप चाहो तो एक बार प्लीज पढ़ सकते हो, ठीक है। बैंकिंग कंपनी के केस में थोड़ा बैंकिंग के रिलेटेड चीजों के बारे में बोला है, और पेनल्टी का भी दिया है कि भाई कितना पेनल्टी मैक्सिमम हो सकता है। इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल द रिजोल्यूशंस ऑफ द एग्रीमेंट अंडर सबसेक्शन 1 before the expiry of the period specified therein, such company shall be liable to a penalty of 10,000 rupees, and in case of continuing failure, a further penalty of 100 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to a maximum of 2 lakh rupees. And every officer of the company who is in default, including liquidator of the company, मैंने जो कंपनी को बंद करने के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे आया था, if any, shall be liable to a penalty of 10,000 rupees, and in case of continuing failure, penalty of 100 rupees for each day. किसके लिए? लिक्विडेटर के लिए। ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 तक जा सकता है लिक्विडेटर का फाइन। समझ रहे हो सर? ये बड़ा बड़ा फाइन ना 2013 एक्ट में बड़ा जोर का दिया है, तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रहा है सर। हाँ, और ये जो पेनाल्टी का रूल है ना, इसको मैं ना बिल्कुल एकदम अच्छे से लिख लिख के कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे कि किस केस में क्या पेनाल्टी लग रहा है, ठीक है। एक आदत से, एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग इसको ना अपना नोट बना के रेडी करो, हर चैप्टर वाइज अपना नोट बनाओ, खुद का नोट रेडी करो। मेरा क्लास तो ठीक है सर, क्लास सुनोगे तो सारा चीज ही मैं कोशिश करता हूँ उसमें कवर करने का, बट अपना नोट बनाओगे तो जाके आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। अच्छा, एक बात और, जैसे मानो यहाँ पर एक 112 वाला एक सेक्शन था, उसके बारे में बताया नहीं था, 112 एंड 113, ये लास्ट दिन के क्लास के हिसाब से था, थोड़ा बोल देता हूँ सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन मीटिंग ऑफ कंपनीज टू विच दे आर मेंबर। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में नॉर्मली वो लोग मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट को ही कंपनी का हेड माना जाता है, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर को उसका हेड माना जाता है कंपनी का, तो वो कंपनी के मेंबर होते हैं। तो सेक्शन 112 कहते हैं कि सेक्शन 112 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे करेंटली ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, ओके, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट टाइम हमारे देश पे ट्राइबल प्रेसिडेंट बना है सर,
वेरी माने गौरव का बात है देश के लिए। इस देश में हर कोई उस जगह को पाल सकते हैं, ये प्रमाण प्रमाण हो रहा है। इसीलिए भारत एक माने डेमोक्रेटिक पावरफुल हब बन रहा है दिन ब दिन। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, ये प्रमाण दिन दिन भारत दे रहा है। जैसे दूसरे कंट्रीज में बहुत भेदभाव है सर, हम लोग इतने डाइवर्स, इतने हाई पॉपुलेशन होने के बाद माने नाते भी हम लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। चलो अच्छा बात है। अच्छा, now इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, सेक्शन 112 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया or the governor of a state, if he is a member of a company, may appoint such person as he thinks fit to act as his representative or her at any meeting, and such other person shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to vote, to proxy and postal ballot, as the president, as the case may be, the governor could exercise as a member of the company. मैंने अगर किसी में मानो द्रौपदी मुर्मू मैम या सर जो भी गवर्नर है किसी स्टेट का, वो अगर किसी जगह में कंपनी में मेंबर होते हैं तो वो खुद तो जा नहीं सकता क्योंकि कंट्री के लिए काम करते हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा और रिप्रेजेंटेटिव को फुल पावर होता है। जो एक प्रेसिडेंट कर सकते हैं, जो द्रौपदी मुर्मू मैम खुद कर सकते थे, उनका डिसीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव पूरा पूरी ले सकता है। रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट प्रॉक्सी सर, जैसे प्रॉक्सी कांट वोट, प्रॉक्सी वोट कर सकता है ओनली शो बाय हैंड्स, एंड प्रॉक्सी कांट स्पीक, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हर चीज कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू मैम की जगह अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो हर काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल मेंबर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये हो गया सर 112, समझ गए सर। 112 कि अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर किसी कंपनी का मेंबर होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। 113 में क्या बोला है कि एक कंपनी भी दूसरे कंपनी का मेंबर होता है, जैसे टाटा कंपनी रिलायंस का शेयर होल्डर हो सकता है, आईटीसी में किसी टाटा का शेयर होल्डिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी कंपनी का किसी और कंपनी में शेयर होल्डिंग हो सकता है। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर होता है तो कंपनी मानो अगर ए कंपनी बी कंपनी का शेयर होल्ड करता है, मानो ए कंपनी बी कंपनी में 2% स्टेक है उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कंपनी बी कंपनी में शेयर होल्डर बन गया। तो जब शेयर होल्डर कोई बन जाता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड अपना मीटिंग कर रहे हैं और बी लिमिटेड के ए लिमिटेड का 2% शेयर है, काफी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है टोटल बिजनेस का। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर, ये तो जा नहीं सकता, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो तो चल के नहीं जा सकता भाई। ए लिमिटेड तुम कहाँ कैसे जाओगे बी लिमिटेड की मीटिंग में। अगर बी लिमिटेड का एजीएम हो रहा है और बी लिमिटेड के एजीएम में ए लिमिटेड का 2% स्टेक है, मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, तो ए लिमिटेड तो चल के नहीं जा सकता, सुन भी नहीं सकता। तो कंपनी का नाक कान होके किसी को तो जाना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड का नाक कान बन के किसी को जाना है, मैंने बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव। कंपनी किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के बोलेगा कि जाओ मेरा नाक कान बन के कंपनी के बिहाफ में वोट दे के आना, सब कुछ करके आना। इवन प्रॉक्सी का, ये प्रॉक्सी नहीं है, ये बेसिकली एकदम पूरा मेंबरशिप। Such representative shall be entitled to exercise the same right and powers, including right to vote by proxy। यानी वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि रिप्रेजेंटेटिव को पूरा पावर है और रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। एक पूरा मेंबर का जो वैल्यूएशन है वो मिलता है। एक्चुअल मेंबर तो कंपनी है, लेकिन कंपनी नहीं जा सकता, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है, और रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है जैसे नॉर्मल मेंबर कर सकता है। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। ये 113 है, 113 কিরে বোঝা যাচ্ছে তো, ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারগুলো? यस सर। ठीक है, ओके सर। बाकी बस सिंपल सा एक मैटर है, मिनट्स के बारे में मैं पहले भी बोला था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको मिनट्स के एक पूरा ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा कि कैसे मिनट्स होते हैं, ठीक है। और मीटिंग में ये जो एजीएम और ईजीएम के बारे में जो मैं बार बार बात करता हूँ, उसका थोड़ा सा नियम कानून लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो खुद भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट अगर नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बात कर ही लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। इतना सा करो और क्वेश्चन आंसर प्लीज प्रैक्टिस करो फ्रॉम माई नोट्स, फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट,
फ्रॉम एनीवेयर एल्स, जहां से मर्जी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको बोल के क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन रेलिवेंट टॉपिक में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिले उठा के चालू कर दो। ठीक है, क्या पता किस्मत, ज्यादा मेहनत करोगे तो किस्मत भी साथ दे देता है। ठीक है, बस सेक्शन याद रखना कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में मुझे कुछ भी पूछे मैं जवाब देने लायक बनूं, ये आप लोगों का मेनली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, आज मैं फिर इतना ही रखूंगा, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा सर। और कल आप लोगों में से जो लोग आ रहे हो टेस्ट के लिए कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल डिवेंचर बेसिक्स एंड प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा, मुझे एक बार प्लीज मैसेज कर देना व्हाट्सएप में कि सर हम लोग 3 बजे आ रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है सर, बाय, फिर टाटा, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर। স্যার हाँ নীল বল। স্যার বলছি কালকে আমি একটু ওই ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের একটা এক্সাম